हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 की जो ज्योग्राफ़ी है, क्लास 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी क्लास 7 चल रही है और ये जो वीडियो है ये क्लास 7 का भी लास्ट चैप्टर है एकदम। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आएगी हमारी क्लास वो आएगी 8th क्लास और ज्योग्राफ़ी यानी भूगोल। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर ज्योग्राफ़ी पढ़ने का है यानी भूगोल पढ़ने का है। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी इनको भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना एनसीईआरटी की, इसमें हम लोग आपको क्लास नोट्स देते हैं। और इस क्लास नोट्स का क्या मतलब है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं और जितने भी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है इम्पॉर्टेंट, उसको डिटेल के साथ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो फ़ायदे, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्लास नोट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप रिवीजन करते हैं तो आपकी एकदम बिल्कुल कम टाइम में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है ज्योग्राफ़ी की ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, ये जो वीडियोज़ हैं हमारी एनसीईआरटी की, ये तो हम लोग डिटेल्ड वाला मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद इनके एमसीक्यूज़ भी हम लोग लाते हैं। इनकी भी एक अलग से सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये क्लास 6 जो है उसमें हमने डिटेल भी कंप्लीट करवा दिया है और प्लस सारे एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। ऐसे ही 7th क्लास में अब तक जितने चैप्टर हो चुके हैं उनके एमसीक्यूज़ भी आपके आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं। देखो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, किसी को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ फ्री है। आप बाकी चैनल्स पे जाएंगे ना तो वहाँ से आपको चार्ज लिए जाते हैं इन चीज़ों के, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है। एनसीईआरटी को डिटेल में भी पढ़ाया जाता है, प्लस उसके एमसीक्यूज़ भी करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। क्लास 7 है, लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ इन द डेजर्ट, और चैप्टर है 9th चैप्टर है। ठीक है, तो लाइफ इन डेजर्ट मतलब है कि रेगिस्तान में जीवन। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। अब देखो, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा होगा, मैं ये पहले से ही ये मान रही हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं। जब पिछले जितने भी चैप्टर हैं 7th क्लास के और 6th क्लास के, वो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर वाटर का चैप्टर पढ़ा था और वाटर मतलब जल का। तो आपको पता होगा कि पीने का पानी जो होता है, जल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो ना तो पीने के लिए होगा, ना ही हमारे मवेशियों मतलब कैटल्स के लिए होगा, ना ही वहाँ पर कोई घास उगेगी, कोई फसल उगेगी, क्रॉप उगेगी। तो ऐसी जगह में क्या होगा, जीवन बहुत ही कैसा हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। अब जहाँ पर पानी ही नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, जहाँ पर पानी ही नहीं है तो वहाँ पर जीवन की कल्पना कैसी होगी, बहुत ही सूखी सूखी, आपको पता होगा। अब ऐसे कुछ एरियाज़ भी हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं, चाहे आप पूरे वर्ल्ड में ले लो, विश्व में ले लो, या अपने इंडिया में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे। अब देखो, अगर हम सबसे पहले तो अपने इंडिया को ही देख लेते हैं। ठीक है, हमारी इंडिया में ऐसे कौन से हैं कि जहाँ पर पानी जो है वो बहुत ही कम है। देखो, एक तो पड़ गया हमारा लद्दाख का रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, लद्दाख का रीजन। और एक हमारा पड़ता है यहाँ पर राजस्थान वाला रीजन, जहाँ पर कि हमारा क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा डेजर्ट आता है? थार डेजर्ट, मतलब थार रेगिस्तान पड़ता है, ये वाला और ये वाला रीजन। ठीक है, तो अब देखो, अब जहाँ पानी नहीं है, अब पढ़ाते पढ़ाते ही हमने क्या समझ लिया कि जिन एरियाज़ में पानी नहीं है उन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? डेज़र्ट कहा जाता है, यानी रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं वाले एरियाज़ में लोगों की क्या लाइफ है, कैसा क्लाइमेट है, ठीक है ना, तो हम ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है? रेगिस्तान क्या होता है? ऐसे प्लेसेस, मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, है तो बहुत ही कम है। ठीक है, उनके कैटल्स के लिए खाने के लिए कोई वो नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, घास नहीं है, ठीक है ना, और उनकी क्रॉप्स उगाने के लिए कोई भी पानी नहीं है, क्योंकि खेत, क्रॉप्स, घास, पेड़ ये कहाँ उगते हैं? जहाँ पर थोड़ा बहुत भी पानी होगा वहीं तो उगते हैं।
ठीक है। तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी जगह को जो है वो रेगिस्तान यानी डेज़र्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ आया कुछ कि रेगिस्तान और डेज़र्ट क्या कहा जाता है। अब देखो वहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर आप खुद ही इमेजिनेशन कर सकते हो कि पानी ना होने का कारण क्या होगा, कि देखो उन एरियाज़ में कम वर्षा हो रही होगी, है ना, लो रेनफॉल होगी, मतलब बहुत ही कम बारिश होगी। अब बारिश जहाँ पर कम है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही स्पष्ट है ये बात कि वहाँ पर स्केंटी वेजिटेशन होगा, मतलब कि विरल वनस्पति, मतलब छितरा छितरा यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक एक यहाँ हो गया, छोटा एक पेड़ यहाँ हो गया, एक पेड़ बहुत दूर हो गया, तो इस तरह का होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही आस पास में खूब हरियाली है, खाने पीने को बहुत है, खेत लहरा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ का सीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है, स्कैंटी वेजिटेशन है, सूखा है, छोटे मोटे थोड़े बहुत पेड़ उग गए हैं, और वहाँ के जानवर जो हैं अपना जो जीवन यापन करते हैं वो इन्हीं पेड़ पौधों पर करते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब जहाँ पानी नहीं है, कम वर्षा है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एक्सट्रीम है, मतलब कि चरम तापमान है। ठीक है, चरम तापमान को अब हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि टेम्परेचर बहुत हाई है तो वही रेगिस्तान होगा ना, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर लो वाला एरिया जो होगा वो भी रेगिस्तान हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान, तो ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो, मतलब कि क्या एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात हो रही है, या फिर टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा, तो ये दोनों ही कैटेगरी के जो एरियाज़ होंगे, क्षेत्र होंगे, वो डेज़र्ट में आएंगे, मतलब कि रेगिस्तान में आएंगे। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसा कैसा रेगिस्तान कि जहाँ पर बहुत ठंड है, ये तो हमें कश्मीर जैसा लग रहा है ना। तो ऐसे ही एरियाज़ में हमारे यहाँ पर कौन सा है, जो मैंने आपको बताया लद्दाख रीजन, वो भी डेज़र्ट ही है, लेकिन वो कोल्ड डेज़र्ट है। तो अब देखो, अगर हम डेज़र्ट्स को उनकी कैटेगरी करें तो एक होता है हॉट डेज़र्ट, मतलब कि गर्म रेगिस्तान, और दूसरा होता है कोल्ड डेज़र्ट यानी ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, ये बड़े बड़े इनके क्या हो गए, कैटेगरी हो गई। तो अभी जो हमने बताया कि डेज़र्ट यानी रेगिस्तान ये क्या है, तो देखो अब इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं फिर से। डेज़र्ट यानी रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है। अब शुष्क प्रदेश क्यों है, शुष्क प्रदेश का मतलब हुआ कि एरिड रीजन है। ठीक है, एरिड मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पानी नहीं है, तो हमने वही डिस्कस किया है कि ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पानी नहीं है, यानी वो शुष्क है। प्लस इसके अंदर क्या है, इसमें एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर रहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर हो सकता है और लो टेम्परेचर हो सकता है। अब इनकी वजह से क्या होगा कि वेजिटेशन यानी जो वनस्पति होगी, क्या होगी, वनस्पति बहुत ही विरल होगी, यानी स्पार्स वेजिटेशन होगा। तो ये शॉर्ट में आप डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपने समझ ली है कि डेज़र्ट क्या है यानी रेगिस्तान क्या है। खुद आप बना करके अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो और समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब ये रेगिस्तान के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। चलो अब हम देखो, हमने क्या पढ़ ली, कैटेगरी पढ़ ली, वो कैटेगरी है हॉट और कोल्ड। अब अच्छा देखिए, आगे जाने से पहले हम चैनल के बारे में जान लेते हैं। देखो हमारा जो चैनल है यहाँ पर GS MCQs हम लोग पढ़ाते हैं। GS MCQs की सीरीज़ है, उसमें 8 MCQs है। देखो ये जो MCQs है ना, ये आपके करंट अफेयर में से बनाए जाते हैं, करंट अफेयर और जो आपके जो न्यूज़ आते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब इन न्यूज़ में जो आपके सिलेबस में जो जिसका जो पार्ट होता है, उनमें से जो क्वेश्चन बन के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत एक्सप्लेन वे में अच्छे से करवा देते हैं, जिससे कि आपका कोई करंट अफेयर भी ना छूटे और आपका MCQs और क्वेश्चंस दोनों यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा है हमारा पॉलिटी के MCQs, यहाँ पर हम लोग 10 MCQs करवाते हैं और यहाँ पर आपके सारे फंडामेंटल, ठीक है, राज्य व्यवस्था के जितने भी फंडामेंटल जो आपके अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है, वो यहाँ पर आपका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, NCERT के MCQs की अलग सीरीज़ है जहाँ पे MCQs ही करवाए जाते हैं, पूरे वीडियोज़ में MCQ करवाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक है NCERT डिटेल्ड, जो
जो हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उसी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ट्रिक्स, जिसमें 5 MCQs हैं। ये वही 5 MCQs हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक याद करने का अलग तरीके के रूप में आपको ये क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स मंथली, यानी जो पूरे महीने में जितने भी करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 1 लाइनर के रूप में मिलते हैं। ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी खबरें लेके छाप दी हैं, एक एक लाइन में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो अप्रैल की यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर हमने सिर्फ 70 1 लाइनर में पूरे मंथ की, पूरे अप्रैल का जो मंथ है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और एक है हमारी मेंस टॉपिक्स की, जो बच्चे आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बच्चों जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और हमारा जो चैनल है उसकी कम्युनिटी में हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं। कम्युनिटी के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि ये जो है पूरी की पूरी जो हमारा चैनल की जो सीरीज़ चल रही है, हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए और लोगों को भी बताइए, है ना, शेयर कीजिए। चलिए, तो चैनल में ज़रूर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो अब अगला हम चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डेज़र्ट है वो उसकी 2 कैटेगरी हैं, हॉट डेज़र्ट और कोल्ड डेज़र्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हॉट डेज़र्ट मतलब सहारा रेगिस्तान। अब देखो सहारा जो है, एक मिनट, हाँ देखो सहारा रेगिस्तान। अब सहारा आपको पता होगा कहाँ पर है, सहारा कहाँ पर है, सहारा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आपको पता है कहाँ पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। चलो इसको आप पहले आपको मैप में दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। क्या है ये वर्ल्ड का मैप है। अब ये है हमारा अफ्रीका, ये जो ग्रीन कलर का है क्या है, ये अफ्रीका। अब ये जो रीजन आएगा ये वाला, ठीक है, कौन सा रीजन, ये जो पूरा रीजन आएगा ये नॉर्थ में, सहारा कंटिनेंट के नॉर्थ में, अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ में। तो ये यहाँ पर पड़ेगा हमारा सहारा डेज़र्ट यानी सहारा रेगिस्तान पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वर्ल्ड का मतलब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेज़र्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का। अब इसका एरिया भी देख लेते हैं। एरिया इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो है 8.54 कितना है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यानी ये इसका क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट है ये हमने देख लिया। अब इसका क्षेत्रफल है ये। अब देखो ये जो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर अगर हम यहाँ इंडिया को देखें, यहाँ पर ऐसे ये जो हमारा इंडिया है ना, इसका एरिया आपको पता है कितना है, इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। और इस सहारा रेगिस्तान को आप देखो कितना सारा है, इसका 8 पॉइंट में है। यानी लगभग अगर हम जनरल मोटे व्यू में अगर लिया जाए इसको, तो ये इसका 3 गुना है। यानी हमारे इंडिया का जो साइज़ है ये उस साइज़ का कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। हमारे जैसे भारत देश जो है वो इसमें 3 भारत देश यहाँ पे समा जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना बड़ा है ये जो रेगिस्तान है। अगर हम इसको इमेजिन कर देखें, ये बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर अफ्रीका की कुछ देश हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ में ये जो सहारा रेगिस्तान है ये टच हो रहा है, कितनी कंट्रीज़ में टच हो रहा है, तो ये हो रहा है 11 कंट्रीज़ में। 11 ऐसे देश हैं जहाँ पर ये सहारा रेगिस्तान जो है ये टच हो रहा है। कौन कौन से हैं, चलो ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर है अल्जीरिया, ठीक है। कौन कौन से हैं ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा लिखा है अच्छे से, ठीक है। अल्जीरिया है, एक चड है, ठीक है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, तुनीशिया है, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा। तो यहाँ पर ऐसे 11 देश हैं। इन 11 देशों में ये सहारा डेज़र्ट जो है पूरा फैला हुआ है। अब ये यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे MCQs बनाकर पूछ सकते हैं कि ये देश, ये 4 देश हैं, है ना, ऐसे ऑप्शन आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे सबसे सही बताओ कि किस देश में सहारा डेज़र्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब ये वो पॉइंट्स है जो आपको अभी से नोट करते जाने हैं, बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में आप लिखते जाइए।
तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर डिसाइड कर लिए, 11 देश देख लिया हमने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये देख लिया, और हमारा जो देश है भारत देश उसका 3 गुना है, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, चलिए अब देखो नोट्स में देख लेते हैं। ये हमने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ। देखो ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, हमने देख लिया। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा है, जी हाँ देख लिया। इसका हमने एरिया यानी क्षेत्रफल देख लिया। 11 कंट्रीज़ जो हैं इसे टच कर रही हैं, 11 देश से घिरा हुआ है। ये वही देश है जो मैंने आपको बताया, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, तुनीशिया एवं कौन सा है ये, पश्चिम सहारा, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, चलिए अब इसके क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट देखो, अभी हमने वो अफ्रीका कंटिनेंट देखा, अफ्रीका कंटिनेंट में हमने क्या देखा, सहारा का रेगिस्तान देख लिया, कितना बड़ा है, हमारे देश से 3 गुना है। अब क्योंकि ये डेजर्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन जो सहारा है वो उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी है कि ये हॉट डेजर्ट है। अब हॉट जो है बहुत ही गर्म है, जहाँ पर क्या है पूरे में ही क्या है, रेगिस्तान है ना, धूल धूल है, मिट्टी है पूरी। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा हमें किस तरह से इमेजिन करना है कि बहुत गर्म है, हॉट है, ऊपर से पार्च ड्राई है, मतलब अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं यानी जलवायु। ठीक है, ये जलवायु की बात हो रही है यहाँ पर, ये जलवायु है। तो जलवायु कैसी है कि बहुत गर्म है यहाँ पे, और पार्च ड्राई है यानी गर्म एवं शुष्क है। शुष्क क्यों है, क्योंकि रेगिस्तान में कभी पानी नहीं होता, पानी की मतलब नहीं होता तो नहीं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, इसीलिए यहाँ का जो नज़ारा होता है वो इस तरह का होता है कि बहुत ही कम वेजिटेशन वगैरह होता है। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट है इसका, जो उसका स्काई है, वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। हमने पढ़ा है स्काई मतलब क्या हुआ, आसमान जो हुआ, मौसम जो हुआ, ठीक है ना। स्काई जो हुआ क्लाउडलेस है और क्लियर है, वहाँ कभी बादल नहीं होते। अब बादल बनेंगे, देखो बादल बनेंगे तो क्या होगा, तो वर्षा होगी। अब यहाँ पर बादल बनने वाली कोई बात ही नहीं है, जब बादल नहीं बनता तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लाउडलेस बोलते हैं। और प्लस क्या बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब डेज जो होते हैं अनबिलीवेबली हॉट होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि क्या है, दिन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, दिन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अब यहाँ पर आपको एक हॉट डेजर्ट को इमेजिन करना है अभी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, वो हमारे यहाँ का गर्म रेगिस्तान है। ऐसे ही जो सहारा डेजर्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हम अभी गर्म रेगिस्तान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान है तो दिन में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। अब दिन में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, अब गर्मी तो है तो टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, टेम्परेचर पहुंचेगा इसका 50 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जो रातें होती हैं, यहाँ पर जो नाइट्स होती हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं वो। ठीक है, ठंडी कितनी होती है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, अत्यधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दिन जो है वो बहुत गर्म रहते हैं, जहाँ पर कि टेम्परेचर 50 डिग्री, और जो रातें होती हैं वो 0 डिग्री। अब ये वाली बात पॉसिबल कैसे हो गई, ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, अब देखो ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी पे ये क्या होता है, 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा होती है। अब उसी इक्वेटर पर क्या है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा। अब क्योंकि ये जो अफ्रीका कंटिनेंट के यहाँ से इक्वेटर जा रही है, आपको पता है 0 डिग्री से जा रही है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये जो पूरा एरिया रहता है ट्रॉपिकल रीजन का, ये बहुत गर्म है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात है ये। तो क्योंकि ये एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल वाला रीजन है, प्लस इक्वेटर यहाँ से जा रही है। और इक्वेटर पर एक क्या बात होती है कि जो सूरज जो होता है उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, और सीधी किरणें पड़ने वाला रीजन जो है, जो क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। अब देखो, अब ये जो एरिया था ये वाला, यहाँ पर हमने क्या बताया अभी कि यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरे में रेत है। अब रेत की क्वालिटी होती है कि जब भी सूरज आएगा, ठीक है, जब भी सूरज आएगा उसकी जो रेत होएगी
उसकी जो रेत होगी ना उसके अंदर वो उस गर्मी को अपने अंदर समा लेगा, बहुत ही जल्दी क्या करेगा, समा लेगा। तो दिन में इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है रेत, इतनी ज़्यादा तपने लगती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहाँ का जीवन कैसा हो जाता है, बहुत ही शुष्क हो जाता है। कोई भी पेड़ पौधा जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर उगते हैं। अब जब रात होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये जो रेत है ये दिन में क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, और यही रेत रात को क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि अपनी सारी हीट को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो जितनी हीट को रिलीज़ कर देगा उतना ठंडा हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये जो सहारा डेज़र्ट है, सहारा रेगिस्तान है, ये इक्वेटर पर है, नहीं, ये इक्वेटर पर नहीं है, ये इक्वेटर के आसपास है। और प्लस किन दो रेखाओं के बीच में पड़ता है, ये है मकर रेखा, यहाँ से जाती है कर्क रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, इसके यहाँ से गुजरती है। और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। ये हमें याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जहाँ पर हम थोड़ा सा मान लें कि ये जो इक्वेटर है, इसके बीच का जो एरिया आप खुद ही बताइए कितना गर्म होगा, क्योंकि सूरज की किरणें इस पूरे ही एरिया पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एरिया होता है ना, ये उस पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न था जो ये रेगिस्तान जो है ये इस एरिया में पाया जाता है, और ये गर्म रेत का रेगिस्तान है, यहाँ पर ये पाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है दिन के टाइम में, ठीक है। तो कौन सी रेखा निकलती है यहाँ से, रेखा निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले तो कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। ये हमें नहीं भूलना है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इक्वेटर के हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इक्वेटर बिल्कुल इसके बीच में जाती है, नहीं, इक्वेटर नहीं जाती, कर्क रेखा जाती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि रेत की क्या क्वालिटी होती है, क्योंकि रेत जो होता है वो छितरा छितरा होता है। अब देखो कोई रेत है ऐसे छितरा छितरा पड़ा है, अब उस पर सूरज की किरणें आई हैं तो उसके अंदर क्या होगी, पूरी गर्मी क्या होगी, पूरी गर्मी इसके अंदर दिन के टाइम में घुस जाएगी। जब गर्मी घुस जाएगी तो ये क्या होगा, बहुत गर्म चीज़ हो जाएगी। तो रेत जो है वो तपने लगता है, ठीक है। तो जैसा बीचेस पे रेत होती है ना, आपने देखा होगा जो समुद्र के बीच होते हैं, हमारे यहाँ पे भी जैसे बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी तटीय रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर जो बीच है वहाँ पर जैसे जैसे रेत होती है, ऐसी ही रेत इन रेगिस्तानों में भी होती है। तो वो क्या होती है, उन रेतों में दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें अंदर पेनिट्रेट मतलब घुस जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका कर देती हैं। और रात को जब रात का टाइम आता है, जब सूरज वहाँ पर नहीं होता, तो ये सारी जो गर्मी होती है ये बाहर की तरफ निकल जाती है, और ये रेत उतना ही ठंडा हो जाता है जितना गर्म दिन के टाइम पे होता है। तो इसीलिए रेत होने के कारण यहाँ पर दिन में टेम्परेचर 50 हो जाता है, और रेत ही होने के कारण यहाँ की रातें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब कड़कड़ाती ठंडी हो जाती है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पर कड़कड़ाती ठंडी ही बोलेंगे हम, है कि नहीं। जब सर्दियाँ, अब हम तो इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में जब सर्दियाँ आती है कितनी ज़्यादा ठंड लगती है सर्दियों में, विंटर्स में। अब देखो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है या समर्स आती है तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तपती हुई धूप पड़ती है, लू चलती है। तो हम यहाँ पर ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सहारा डेजर्ट जो है, सहारा रेगिस्तान जो है, ये ऐसे ही मौसम की फीलिंग एक ही दिन में कर देता है, दिन में और रात में। आपको मैक्सिमम सर्दी और मैक्सिमम गर्मी का एहसास एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है, और एक ही रात में हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझ लिया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, जब ऐसा जहाँ का क्लाइमेट है, जलवायु ऐसी है, तो वहाँ की जो वनस्पति है ना, वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये है फ्लोरा और फौना बोलते हैं, ठीक है। वनस्पति पढ़ते हैं और प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे वेजिटेशन देखो, कैक्टस उगते हैं। आपने देखो कैक्टस कैसे होते हैं, कैक्टस ऐसा पौधा होता है, ऐसा पेड़ होता है जहाँ पर ऐसे ऐसे कांटे होते हैं कैक्टस में। आपने देखा भी होगा, कभी आप गए होंगे बगीचे वगैरह में, तो ऐसे कांटे होते हैं, उसको छुओ ना तो घरों में भी होते हैं, गमलों में लगे रहते हैं, है कि नहीं। हर मैक्सिमम लोगों के घरों में कैक्टस होते हैं वैसे, ठीक है।
कैक्टस लोग उगाते हैं, तो कैक्टस में कहते हैं बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो अब कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि जिससे कि उनका जो पानी हो वो पानी कम इवेपोरेट हो। ये इनकी पत्तियों का रूप होता है, ये असली पत्ती नहीं रखते, ये उसको कांटों में बदल लेते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपने अंदर पत्तियों के बदले क्या लगा लिए? कांटे में अडेप्ट हो गए। ठीक है, कांटों में अडेप्ट हो गए ये। चलो, एक हो गया कैक्टस, ये हमने समझ लिया। अब होता है डेट्स। डेट्स जो आपने खाए होंगे जिनको हम खजूर बोलते हैं, ठीक है ना, डेट पाम वगैरह, ये वाले पौधे हैं। और ये अकेशिया होता है बबूल। ठीक है, अब बबूल तो शायद बहुत बच्चों ने देखा भी होगा कि बबूल का पौधा कैसा होता है, उस पर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो वनस्पति कैसे हुई? खजूर के पेड़ हो गए जो हम खजूर खाते हैं, और अकेशिया मतलब बबूल। ठीक है, तो इन सभी की पौधों की यही खासियत है कि ये जो है इनके ऊपर पत्तियों के बदले क्या होते हैं? कांटे होते हैं। और अगर इनके तने को देखें तो तने मोटे मोटे होते हैं, थोड़े फ्लैशी से होते हैं। इनके अंदर लिसासा क्या होता है? गूदा निकलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में एलोवेराज होते हैं, आपने देखा होगा, ये भी हमारे घरों में लगे होते हैं एलोवेरा। तो जब उसको काटते हैं पत्ती को तो जेल निकलता है उसके अंदर से। ठीक है, पत्तियों के अंदर से क्या निकलता है? ऐसी पत्ती होती है, ऐसे ऐसे कांटे 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 होते हैं ना। चलो, अब है कुछ प्लेसेस में क्या होता है? ओएसिस होते हैं। अब ओएसिस क्या है? ये होते हैं ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग। कुछ स्थानों पर मरुधान होते हैं। देखो, ओएसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुधान बोलते हैं। अब आपको क्या इमेजिन करना है? आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर रेगिस्तान है बहुत बड़ा सा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मानो हमने रेगिस्तान ले लिया, ये रेत है यहाँ पर। ठीक है, अब उस रेगिस्तान में क्या होती है कि एक मिनट, हाँ, अब ये रेगिस्तान है। अब यहाँ पर जो है हवाएं चलती हैं तो एक तरफ मानो कि पूरी जो है रेत जो है उड़ उड़ के, यहाँ से रेत उड़ी, यहाँ से उड़ी, यहाँ से उड़ी, तो यहाँ पर एक जगह पर ना ढलान बन जाता है। ऐसे रेत उड़ के ऐसा ये एरिया बन जाता है, ऐसा एरिया। देखो, इसको ऐसे देख लेते हैं, इस तरह का एरिया बन जाता है कि रेत उड़ के ये ढलान बन गई। अब इतनी ज़्यादा रेत इस जगह से उड़ती रहती है कि ये इसकी जो गहराई है वो उस गहराई तक आ जाती है जहाँ पर कि ज़मीन में पानी होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? ज़मीन में पानी होता है। तो वही जो पानी होता है वो बाहर निकल के यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? मरुधान मिलते हैं, यानी ओएसिस मिलते हैं। अब इन्हीं ओएसिस के चारों तरफ क्या होते हैं? यहाँ पर पेड़ होते हैं, थोड़ी सी हरियाली यहाँ पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमें मिल गया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मरुधान कैसे बनते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? मरुधान क्या है, इनको कैसे समझें कि रेत को जब पवन उड़ाकर ले जाती है तो जो यहाँ पर क्या होते हैं? गर्त से बन जाते हैं। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ पर मरुधान बन जाते हैं। अब मरुधान यहाँ बन गए, मतलब पानी आ गया, यहाँ पर ओएसिस बन गया। तो ये जो एरियाज़ होंगे, ये जो क्षेत्र होंगे, ये क्या होंगे? ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। ठीक है, और इनके जो आसपास जो होते हैं, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग जो हैं वो सेटलमेंट करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर भी पानी होता है। तो इनके आसपास जो लोग निवास करते हैं वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर खजूर के पेड़ और दूसरी फसलों को उगाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ओएसिस के आसपास क्या मिलते हैं? खजूर के पेड़ मिलते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कभी कभी ये जो मरुधान होते हैं ना, मतलब ये जो ओएसिस होते हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि इनका एरिया पता है कितनी दूरी तक पहुंच जाता है? ये होता है 13,000 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया। अब इतना बड़ा ओएसिस है तो इसका नाम हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एबनॉर्मली लार्ज ओएसिस है तो इसका नाम है तफीला लेट। क्या नाम है? तफीला लेट। ठीक है, तफीला लेट ओएसिस इसका नाम है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा मरुधान है, इतना बड़ा ओएसिस है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझ लिया कि ओएसिस कैसे बनते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। अब है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं तो वो कैसे होते हैं जीव जंतु? तो ये अभी हाँ, जीव जंतुओं में क्या होता है? यहाँ पर होता है कैमल्स और हाइनास, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो, और जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस। ठीक है, और बहुत सारे वैरायटीज़ के स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं, जैसे कि ऊँट। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में क्या मिलता है?
ऊँट मिलता है ना, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। लक्कड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है, ठीक है, सियार, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांपों की विभिन्न जातियां हैं और छिपकलियां हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जानवर कैसे मिलते हैं, जैसे कि ऊँट हो गया, लक्कड़बग्गा, ये सियार, लोमड़ी। अब ये सारे वो जानवर हैं जो कि इतने गर्म जगह पर रह पाते हैं, कम पानी में रह पाते हैं, ठीक है ना। और जो अपना खाना भी ये लोग खाते हैं ना, तो कई दिनों तक थोड़ा सा ही खाना खाया, कई दिनों तक चला लेते हैं। कम पानी में रहने की इनकी वो होती है आदत, अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने ऊँट देखा है, ऊँट अगर पानी एक बार पी ले तो बहुत सारा पानी एक बार में पी लेता है और उसको अपनी बॉडी में जो है वो स्टोर कर लेता है और कई दिनों तक उसी पानी को पी के वो रह लेता है, ठीक है। तो ऊँट की एक खासियत है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक है। और ऊँट जो है रेगिस्तान में सामान को ले जाने में भी, सामान की जो होते हैं ले जाना और ले आने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और ऊँट के जो पैर होते हैं आपको पता होगा कैसे होते हैं, ऐसे गद्देदार होते हैं। और गद्देदार पैरों का क्या फ़ायदा है कि वहाँ पर जो है रेत है तो उसका चलना बहुत आसान रहता है, ठीक है। उसके पैर उसमें धंसते नहीं है, अगर धंसेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने क्या करा, वहाँ के जो जानवर हैं और स्पेशली ऊँट को कैसा बनाया कि वो अपने ऐसे एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में ज़िंदा रह सके, यहाँ तक कि वहाँ के जो निवासी हैं उनकी भी हेल्प कर सके, ठीक है। तो भगवान जी ने सभी को कैसे बनाया है, देख कर बनाया है कि कौन से जीव मुझे कहाँ पर डालने हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं, लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं, पीपल है। अब डिस्पाइट द हार्श क्लाइमेट, हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, कष्टकारी जलवायु है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारे क्या रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग क्या होते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, यानी चलवासी जनजाति होते हैं। और ये लोग क्या किन्हें पालते हैं, जानवरों को पालते हैं। इनमें से दो मेन कैटेगरी हैं, वो कौन कौन सी है, एक है बेदुइन और एक है तुआरेग। देखो ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो लोग हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, ये लोग क्या है, ये नोमैडिक ट्राइब है, मतलब कि चलवासी जनजाति। नोमैडिक क्या होते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, चलते रहते हैं, अपने जानवरों को ले जाकर जाते हैं, मौसम के अनुसार भी चलते हैं, जहाँ इनको खाना पीना मिलता है वहाँ अपने जो भेड़, बकरी, शिप, कैमल, हॉर्स, इन सभी को लेकर एक झुंड में चलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बकरी, शेर, ऊँट एवं घोड़े को उनको पशुधन के रूप में पालते हैं और इन्हीं से इन्हें क्या मिलता है, इन्हीं से इनको दूध भी मिलता है। इनकी खाल जो है ना, उससे भी इनको क्या चमड़ा वगैरह प्राप्त हो जाता है। और जो पशु के जो बाल होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि चटाई, कालीन, ठीक है, और उनकी जो बाल हुए उससे कपड़े या कंबल बना लेते हैं। तो ऐसे ही काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर। यहीं से इन्हीं जानवरों से ये लोग दूध निकालते हैं, हाइड, हेयर्स, लेदर, यानी दूध, खाल और बाल, इनको सब इन्हीं से मिल जाता है। पूरा लाइवलीहुड इनका इन्हीं वाले जानवरों के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स, यानी जो, क्योंकि पूरा रेगिस्तान हमने बताया धूल से पूरा भरा हुआ है, रेत है यहाँ पर जब हवाएं चलेंगी तो कैसे चलेंगी, धूल भरी आंधियों के रूप में ही तो चलेंगी। तो धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती हैं एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। बहुत भारी भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि जब इतना सारा रेत उड़ के इनके ऊपर आएगा, है ना, पूरी बॉडी पे लगेगा, मुंह पे लगेगा, बॉडी पे, हाथों पे लगेगा, गालों पे लगेगा, तो क्या होगा, बहुत गर्मी लगेगी इन लोगों को, लगेगी। तो क्या करते हैं, बहुत भारी भारी जो होते हैं ये वस्त्र पहन लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जो है रहने का तरीका भी, इनका जो हॉट क्लाइमेट है उसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। और ये लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसी मोटी मोटी पगड़ियाँ भी पहनते हैं, आपको पता होगा ऐसी पगड़ियाँ जो होती है ना, ऐसी पगड़ी पहनते हैं मोटी मोटी। क्यों, क्योंकि जो रेत होती है वो सर में ना लग जाए, जैसे कि लू ना लग जाए, ठीक है ना। और भारत में पहनी जाती है, ये हमारे थार रेगिस्तान में और राजस्थान के लोग की आपने ड्रेस देखी होगी, वहाँ की लेडीज़ क्या पहनती हैं, ऐसे लंबे लंबे लहंगे पहनती है, वो इसीलिए पहनती हैं,
ठीक है, क्योंकि रेत बहुत उड़ती है वहाँ पर। और ऐसे ही जो होते हैं, जो वहाँ के जो आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, कुर्ता धोती और जो कंधे पर भी ऐसे वो लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक होता है गमछा वमछा, है ना, इस तरह की ड्रेसेस होती है यहाँ पर। तो ये ड्रेसेस भी किस पर डिपेंड करती हैं, वो करती हैं यहाँ के क्लाइमेट पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। कभी किसी और रीजन के लोग को पंजाबी को से पहनते हुए देखा है, नहीं देखा, उनका क्लाइमेट अलग है। यहाँ दिल्ली वालों का देखा है, नहीं देखा। यूपी वालों का देखा है, वो उनका अलग है। बिहारियों का एकदम अलग है, और असमीज़ वालों का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, ठीक है ना। तो ये पूरा मद्रासियों का पूरा अलग है। आप देखिए मद्रासियों की ड्रेस बिल्कुल अलग होती है। तो बस तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि जैसा वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है ना, जैसी वहाँ की एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है, एनवायरनमेंट वहाँ यही बोलता है कि आपको पगड़ी पहननी पड़ेगी, आपको भारी कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, वरना वहाँ का एनवायरनमेंट ज़िंदा नहीं रहने देगा। तो ये वहाँ के हम लोग आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं। चलो अब आगे का देख लेते हैं। अब आगे का क्या है, ओएसिस इन द सहारा एंड नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड वेजिटेशन। जो मैंने आपको अभी बताया वहाँ पर कि जो ओएसिस है जिसको मरुधान बोलते हैं। अब सहारा डेजर्ट में मरुधान, और मिस्र में नील की घाटी। अब जहाँ मरुधान हो गया वहाँ क्या हो गया, सीधी सी बात है, मरुधान का मतलब हो गया वहाँ पानी मिल गया लोगों को, ठीक है। अब मिस्र घाटी में क्या है, नील नदी, सबसे लंबी नदी आपको पता होगा, है ना, नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर है इजिप्ट में, नील में। तो यहाँ पर नदी है, यहाँ पे भी क्या मिल गया, पानी मिल गया। अब जहाँ पानी मिल जाए वहाँ लोगों को क्या हो जाता है, वहाँ लोग अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो वहाँ पर निवास होने में मदद मिलती है, क्योंकि हर इंसान वहीं पर अपना निवास बनाता है जहाँ पर पीने के लिए पानी है, उसकी फसल उगाने के लिए पानी है, उसके जानवरों को पीने के लिए पानी है, तभी तो वो ज़िंदा रह पाएगा। पानी पिएगा, फसल उगेंगी तो वो उनको खा पाएगा, तभी ज़िंदा रहेगा। तो बस जहाँ पानी वहाँ क्या होगी, वहाँ पर लाइफ हो गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पानी मिल गया तो यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, खजूर उगा लेते हैं, खजूर के पेड़ उगा लेते हैं, चावल उगा लेते हैं, गेहूँ, जौ, सेम, ऐसी ही फसलें वहाँ पर बहुत सारी उगा लेते हैं। अब मिस्र में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वहाँ का, क्या प्रसिद्ध है, कपास यानी कॉटन। क्या है, कॉटन वहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फसल है। देखो ये आप इसको खुद ही लिख लेना, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन, ये तो हमने लिख लिया है। आप कॉटन जो है यानी कपास, आप अपने इसको नोट कर लो कि पूरे विश्व में यहाँ पर प्रसिद्ध है क्या, कॉटन प्रसिद्ध है, इजिप्टियन कॉटन, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब आगे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब आगे का पॉइंट क्या है कि जब तेल की खोज हो गई, ठीक है, तेल की खोज का मतलब क्या है कि जो हम पेट्रोल, ऑयल, इन सब की बात यहाँ पर हो रही है। जब ऑयल की डिस्कवरी हुई, ठीक है, अब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो इसकी मांग होने लग गई। जैसे कि सारी इंडस्ट्रीज़ किस पर चल रही हैं, इसी तेल पर चल रही हैं। व्हीकल्स चल रहे हैं, मतलब कि जो हमारे बड़े बड़े ट्रक हैं, है ना, ट्रक, ट्रेन, ये सब किस पर चल रहे हैं, कार, स्कूटर, ये इन्हीं सब चीज़ों पर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इन पर चल रही हैं। अब ये जो है इस उत्पाद का जो है अल्जीरिया, लीबिया, अब इसका मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में बहुत ही तेज़ी से क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। मतलब कि सहारा डेजर्ट के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वो कवर कर रहा है, जो कंट्रीज़ जहाँ पर आ रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होने लग गई। मतलब कि उनके अंदर भी क्या आने लग गया, मॉडर्नाइजेशन आने लग गया, उनके अंदर डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है। किसके कारण, तेल की खोज होने के कारण, क्योंकि तेल की खोज से क्या हुई, मांग बढ़ने लगी। मांग बढ़ने लगी तो क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट होने लगा। एक्सपोर्ट होने लगा तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आने लगा और डेवलपमेंट होने लगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि खनिज मिलते हैं। अब वो कौन कौन से खनिज है, तो वो यहाँ पर खनिज है आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम। ये वाले खनिज यहाँ मिलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और आपको रिवाइज़ भी बार बार करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ के आपको ये छोड़ देना है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सहारा डेजर्ट है उसकी जो सांस्कृतिक जीवन शैली है, यानी कि कल्चरल लैंडस्केप के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर भी बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब वो बदलाव कैसे हैं, वो बदलाव ये हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पर सुपर हाईवेज़ बन रहे हैं, जो कि पहले जो रेगिस्तान था पूरा एरिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, हाईवेज़ बन गए।
जो पूरे रेगिस्तान को जिसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे आवाजाही कैसे होने लग गई, अब और भी ज़्यादा आसान हो गई। जिन वाले रीजन्स में ऊँट चला करते थे, है ना, ऊँट चला करते थे, अब उन रीजन्स में हाईवेज़ बन गए। अब हाईवेज़ बन जाएंगे तो क्या जाएंगे, बड़े बड़े जो है व्हीकल्स जाने लग जाएंगे, ठीक है, बस, ट्रेन, ट्रक, ये सब जाने लग गए। तो लोगों का जाना और इसको क्रॉस करना और भी आसान हो गया। और तो और जो वहाँ के, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे कि टॉगरेस नाम की जो जनजाति है, पढ़ी थी ना अभी पीछे, कौन सी जनजाति पढ़ी थी, तुआरेग नाम की जो जनजाति है, वो लोग क्या करने लगे कि क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, तो वहाँ पर जो विदेशी पर्यटन आते हैं ना, विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं, ये उनको गाइड का काम करते हैं। अब क्योंकि ये तो वहीं के निवासी हैं, तो जो वहाँ का निवासी होगा और जो बाहर से जो लोग आएंगे तो ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर सकेंगे, अपने यहाँ का पूरा कल्चर दिखा सकेंगे। तो ये लोग क्या बन गए, ये लोग बन गए यहाँ के गाइड बन गए, ठीक है। अब ये नोमैडिक ट्राइब नहीं रहे, ठीक है, अब ये चलवासी जनजाति नहीं रही। इन्होंने क्या करा, नया काम ढूंढ लिया। वो नया काम क्या था, वो था कि यहाँ पर ये गाइड बन गए। क्यों, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, है ना। अब देखो, ये तो सभी लोग सोचते हैं कि हम भी कभी ना कभी सहारा डेजर्ट देखने जाएंगे, क्योंकि ये है ही ऐसी जगह है कि बहुत ही विचित्र जगहें हैं जहाँ पर हर कोई सोचता है कि कभी ना कभी चलो हम भी इसको देखेंगे। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के ये लोग यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ये लोग गाइड बनने का अब ये लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चलवासी जनजाति को लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, ठीक है। चलो, और तो और ये जो तेल और गैस के जो कार्य हैं, ये जो काम हो रहे हैं ना यहाँ पर, इनमें ये लोग अपनी नौकरियाँ भी ढूंढ रहे हैं अब। चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट जो है, ये देखो, कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में कहाँ पर है, लद्दाख में। अब कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर भी टेम्परेचर एक्सट्रीम ही है, बताया ना मैंने आपको कि हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि डेजर्ट तो है लेकिन कोल्ड है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, एक्सट्रीमली लो हो गया। अब देखो, इसका एरिया कौन सा है, इसका एरिया है ग्रेट हिमालयाज़। अब अगर मैं यहाँ पर इंडिया बनाऊँ छोटा सा, ये देखो, ये यहाँ पर मैंने इंडिया बना लिया। तो इधर की तरफ, ये आपको पता है ये वाला रीजन कौन सा है, ये रीजन है लद्दाख का रीजन, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कौन सा हिमालय पड़ेगा, बृहत हिमालय पड़ेगा, है ना, पड़ेगा बृहत हिमालय, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट हिमालयाज़ बोलते हैं। तो ये इस रीजन की बात हो रही है, इस वाले रीजन की, बृहत हिमालय की बात हो रही है। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में और बृहत हिमालय में स्थित है, ये हमें नहीं भूलना है। लद्दाख जो है कहाँ पर है, बृहत हिमालय में स्थित है। चलो, अब यहाँ से इसका ये जो हमारा ये जो एरिया जो हमने अभी पढ़ा है, इसके उत्तर में कौन सा है, इसके उत्तर में है कराकोरम रेंजेस। इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ से ये देखो, ये हमने माना कि हमारा यहाँ पर ये लद्दाख रीजन है, ठीक है, ये है लद्दाख। अब इसका जो उत्तर है, इसका जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, वहाँ पर है कराकोरम रेंज, जिसको हम बोलते हैं कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ। इसके दक्षिण में क्या है, झस्कर रेंज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पूछ लेते हैं कि लद्दाख के नॉर्थ में कौन सा रीजन है, नॉर्थ में क्या कौन सी रेंजेस पड़ती हैं और साउथ में कौन सी रेंजेस पड़ती हैं। तो अब हमने जान ली है कौन सी पड़ती हैं, कराकोरम पड़ती हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ में, और झस्कर पड़ती हैं किसमें, साउथ की तरफ पड़ती हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर वैसे बहुत सारी रिवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नदियाँ यहाँ नहीं है, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर की अगर हम बात करें तो वो है इंडस, यानी सिंधु नदी बहती है, ठीक है। ये क्या है, सिंधु नदी बहती है। और ये जो नदियाँ हैं ये गहरी गहरी घाटियों में और महाखड्ड, जिसको क्या बोलते हैं, गॉर्जेस बोलते हैं, ये उनका निर्माण करती हैं। यहाँ पर गॉर्जेस भी बनाती हैं ये जो नदियाँ हैं, ठीक है ना। क्या बनाती हैं, एक तो बनाती हैं डीप वैली, मतलब गहरी गहरी घाटियाँ बना देंगी, और ऊपर से क्या बना देंगी, गॉर्जेस बनाती हैं। गॉर्जेस क्या होती हैं, गहरे गहरे ऐसे लंबे लंबे रास्ते होते हैं, और ये गड्ढा होते हैं, बहुत बड़े गलियाँ सी होती हैं, बड़ी बड़ी, बहुत हाई लेवल पे बड़ी होती है। हम इमेजिन जो हम इन्हें इमेजिन ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत छोटे रूप में है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनसे बहती हैं, बहते हुए बहते हुए बहते हुए बहते हुए क्या बना ली, गॉर्जेस बना लिए, ठीक है। और डीप वैलीज़ क्या होती है, वैलीज़ वो होती है जैसे कि दो, ये मानो
ये पहाड़ है। अब इनके बीच में से जो नदी जा रही है, ये वाला जो एरिया है, ये होती है वैली, जो कि फलता फूलता है, जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे लगते हैं, फल फ्रूट उगते हैं, यहाँ पर कॉलोनीज़ बसती हैं, ठीक है। और गॉर्जिस क्या हो गए, गॉर्जिस हो गए, देखो इसको अगर हम ऐसे देखें, ये अब इसके बीच में से कोई नदी बह रही है ना, तो यहाँ से काटती रहेगी काटती रहेगी काटती रहेगी, इसको भी काट देगी काट देगी, काट काट के ये ऐसा ढलान सा बना लेगी। यहाँ पर ये नदी बह रही है यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर गहरे गॉर्जिस बना लिए, महागड्ढ बना लिए, जिनको हम बोलते हैं महागड्ढ। चलो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्लाइमेट जो है, मतलब जलवायु है, ये है एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है। अच्छा देखो एक पॉइंट रह गया, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर रह गया यहाँ पर। ग्लेशियर क्या है, हिमानिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है गैंगरी ग्लेशियर, इसका नाम हमें नहीं भूलना है, ठीक है। ये गैंगरी ग्लेशियर यहाँ पर लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब क्लाइमेट, जब हम पढ़ रहे हैं लद्दाख के बारे में, जहाँ बर्फीला है, हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पर है, तो क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा होगा, लेकिन सूखा होगा क्योंकि पानी नहीं है, बर्फ़ जो है वो जमी रहती है, पानी नहीं पिघलता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर ऐसा इमेजिन करके चलना है, तभी हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। देखो अब लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में बताएं कितनी है, कारगिल वाले क्षेत्र में है 3000 मीटर, और कराकोरम में कितनी है, कराकोरम में हो जाती है 8000 मीटर। अब देखो सी लेवल से कितना ऊंचा एरिया है, ये बहुत हाइट पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है, और यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं पर क्या होते हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बहुत मीटरों लंबी गहरी जो बर्फ़ें जमी रहती हैं यहाँ पर, वो होते हैं हमारे ग्लेशियर्स। उनमें से एक ग्लेशियर का नाम मैंने अभी क्या बताया आपको, गैंगरी हिमानी बताया, ठीक है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है। और जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, जहाँ बहुत ठंड है, तो वहाँ की जलवायु क्या हुई, शीतल हो गई और शुष्क हो गई। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसी ऊंचाई पर जो वायु होती है, मतलब एयर जो होती है, बहुत ही पतली होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की जो गर्मी होती है ना, सूरज की गर्मी, सन की जो रेज़ होती हैं, वो बहुत इंटेंसिटी से पड़ती हैं, तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ गर्मी महसूस नहीं होगी, वहाँ पर गर्मी भी महसूस होगी, ठीक है। हीट ऑफ द सन वहाँ पर बहुत इंटेंसली फील होती है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डे टेम्परेचर इन समर। अब गर्मियों की बात हो रही है, मतलब ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, तो डे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री होता है, और नाइट जो रातें हैं वो -30 डिग्री में चली जाती हैं, ठीक है। अब सोचो कितनी सर्दी होगी वहाँ पर, और लोग वहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम लोग ऐसे उसमें 2 दिन भी गुजार लें, है कि नहीं है। इतनी -30 डिग्री, सोचो वहाँ ये लोग रहकर अडेप्ट हो चुके हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर अडेप्ट हो चुके हैं। अब ये तो ग्रीष्म ऋतु का है वहाँ पर, लेकिन अगर आप विंटर्स में देखोगे ना, शीत ऋतु में देखोगे, तो -40 के भी नीचे पहुँच जाता है। बर्फ़ तो 4 डिग्री और 0 डिग्री पर जम जाती है, जमना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, बर्फ़ के भी क्या है यहाँ पर, सोच लो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर। वहाँ पानी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, बर्फ़ों के बड़े बड़े पहाड़ी दिखेंगे, पानी नहीं मिलेगा वहाँ पर। चलो अब आगे चलते हैं। अब ऐसा जो रीजन है वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है, रेन शेडो रीजन है। तो रेनफॉल कितनी हुई, सिर्फ 10 सेंटीमीटर से भी कम की यहाँ पर क्या हुई, रेनफॉल हुई, ठीक है, मतलब बारिश हुई। अब यहाँ पर एक रीज़न और है, एक कारण और है कि ये रेन शेडो एरिया है। रेन शेडो एरिया क्या होता है, मानो कि पहाड़ है, अब यहाँ से बादल आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो बादल होंगे अपनी वर्षा इस वाले रीजन में कर देंगे, ठीक है, वो यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला रीजन आपका हो गया सूखा। तो ऐसे ही ये जो सूखा रीजन है, ये हो गया लद्दाख का रीजन, इसको बोलेंगे रेन शेडो रीजन, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। चलो अब अगला पढ़ लेते हैं। अब अगला है यहाँ पर फ्लोरा और फना, मतलब वनस्पति जात एवं प्राणी जात, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत एरिडिटी है, शुष्कता है, हमने पढ़ी है, बहुत ज़्यादा शुष्कता है, इसके कारण क्या है, वनस्पति बहुत कैसी है, स्पैर्स है, दूर दूर है, कम है, बहुत ही कम पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया। अब समर मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या उगता है, यहाँ पर एप्पल उगते हैं, एप्रीकॉट उगते हैं, जैसे कि सेब, खुमानी, अखरोट, ये सब उगते हैं। तो ये जो हम लोग अखरोट खाते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं, ये जम्मू कश्मीर,
जो पूरा नॉर्दर्न रीजन है लद्दाख, ये वहाँ से आते हैं, वहीं से सेब भी आते हैं, वहीं से खुबानी भी आती हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के एरियाज़ में उगाए जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर पक्षियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं आपको, बर्ड्स की स्पीशीज़ मिल जाती हैं, पक्षियों की प्रजाति मिल जाती हैं, जैसे कि रॉबिन्स हो गया, रेड स्टार्ट है, तिब्बतन स्नोबैक है, ये सब मिल जाते हैं। अब एनिमल्स कैसे मिलते हैं, एनिमल्स देख लिए, मतलब पशु, जैसे कि वाइल्ड गॉट मिल गई, वाइल्ड शीप मिल गई, याक हो गया। याक तो आप सभी ने देखा भी होगा, है ना, पिक्चरों में, नाटकों में, मूवीज़ में कितना देखते हैं हम लोग। तो जंगली बकरी, जंगली भैंस, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं यहाँ पर। रियर टू प्रोवाइड, और इनसे लोग क्या निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, मीट और हाइड्स मतलब खाल वगैरह निकालते हैं, और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और याक का जो मिल्क है उससे चीज़ और बटर बनाया जाता है, मतलब कि मक्खन बनाया जाता है और पनीर बनाया जाता है, ठीक है। और जो शिप और गॉट मतलब भेड़ और जो बकरी है उससे क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं उससे वूलन्स मतलब कि ऊन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं, ऊनी वस्त्र बनाते हैं, उनको बेचते हैं, और ये इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी पार्ट होता है। चलो अब देख लेते हैं पीपल कैसे होते हैं वहाँ पर लोग कैसे होते हैं। तो पीपल हेयर हैव ईदर, या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट हैं, दो प्रकार के हैं। मेनली दो तरह के समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अधिकांश लोग यहाँ पर या तो मुसलमान हैं या फिर क्या है, बौद्ध हैं। और यहाँ पर क्या है, फेमस मोनेस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, मतलब मठ हैं, जैसे कि बौद्ध भिक्षु के मठ होते हैं, उनकी बात हो रही है ये। तो उन मठों में भी देखो कौन कौन से हैं, हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, शे हो गया, लमाइस हो गया, हेमिस, थिक्से, शो और लमायूरू, ठीक है, ये हो गए। अब समर सीज़न, अब यहाँ की गर्मियों में क्या होता है, देखो गर्मियों में ही यहाँ पर क्या होगी, कल्टीवेशन मतलब खेती होगी, क्योंकि सर्दी में तो बर्फ़ जमी रहती है, तो खेती करना बहुत ही मुश्किल है, मोटी मोटी बर्फ़ जमी रहती है। जब गर्मियाँ आएंगी तो ही खेती हो पाएगी। तो क्या उगा लेते हैं, जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम, ये उगा लेते हैं, बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स और टर्निप। अब ये जो क्लाइमेट है यहाँ का, विंटर मंथ में इतना ज़्यादा हार्श हो जाता है कि लोग जो हैं अपने आप को फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में एंगेज करके रखते हैं। तो ही जो है थोड़ा बहुत हम कहेंगे कि ये अपने आप को कैसे इनमें एक्टिव करके रखते हैं। इतनी सर्दियाँ पड़ती हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ की जो वुमेंस होती हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ की, वो अत्यधिक परिश्रमी हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। ये अपने घरों में तो काम करती ही हैं, प्लस अपने खेतों में भी करती हैं, ठीक है। किस किस में करती हैं, घर में कर लिया, अपने खेतों में कर लिया, और प्लस अपने जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं और दुकानें हैं उनको भी संभालती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या करा, डिस्कस कर लिया। अब देखिए, ये है लेह। लेह क्या है, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह हो गई। अब ये जो है लेह रोड से भी कनेक्टेड है और एयर से भी कनेक्टेड है, दोनों से ही कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। सड़क और वायु मार्ग दोनों से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, वो है 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब ये जो है ये कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर वैली से, ठीक है। किसको किससे करता है, लेह को कश्मीर वैली से करता है। कौन से पास से करता है, जोजिला पास से करता है, ठीक है ना। चलो अब टूरिज़्म देख लेते हैं। टूरिज़्म में है कि यहाँ का जो ये जो मुख्य मेजर जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो टूरिज़्म होती है, मतलब कि पर्यटन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, अपने इंडिया से भी जाते हैं और विदेशों से भी आते हैं, ठीक है ना। क्या घूमने आते हैं, जैसे कि गोपा दर्शन हो गया। अब गोपा वहाँ की एक तरह की मोनेस्ट्री है, तो ये वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े फील्ड देखते हैं, मेडोज़ देखते हैं जहाँ पर कि जो जानवर चरते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखते हैं। इनको देखने के लिए यहाँ पर क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको देखने के लिए भी आते हैं। तो अब यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी भी लाइफ जो है वो धीरे धीरे बदल रही है, मॉडर्नाइजेशन से बदल रही है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, अब यहाँ पर यहाँ के लोगों जो हैं उनकी लाइफ भी जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण धीरे धीरे बदल रही है।
अब देखो यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, वो वैसे प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना उन्होंने सीखा है, सदियों से सीख रखा है कि हाँ भाई हमें अपनी नेचर को, अपनी प्रकृति को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। लेकिन टूरिज़्म में इतना बढ़ावा हो चुका है कि वहाँ के लोग आते हैं और प्रकृति को थोड़ा बहुत वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखो वैसे भी वहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जल की और ईंधन, ये जो संसाधन है ना, वाटर की और जो रिसोर्सेज हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब कमी है लेकिन टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो सारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब थोड़ी बहुत वहाँ पे परेशानियाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट कहे जाते हैं कि हाँ उन्हें प्रकृति के साथ रहना आता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हम आपके क्वेश्चन को या आपके डाउट को रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। तो हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन बच्चों को बताएं जिन्हें जो है एनसीईआरटीज़ पढ़ने के लिए चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।